आप ये देख सकते हो कि ये प्रियम्बल है, तो आई गेस प्रियम्बल सबको याद होना। इसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है दिल्ली जैसे शहर में भेजने के लिए, स्पेशली गर्ल्स को। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी ऑफ चाइना के बारे में हमेशा आता है, तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। चैप्टर फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये मैंने कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट उसे हाईलाइट कर रखा है। शेड्यूल होता है वो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, और मुझे मैं जो हफ्ते में पढ़ लेती हूँ उसको मैं संडे टू संडे रिवीजन करती हूँ। तो ये मार्च 7। तो जब मैं इस कोड को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपने दो साल इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं पूरा जान लगा के करूँ। तो ये कोड उसी को सिग्निफाई कर रहा है कि जान लगा दो या जाने दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूँ एक गर्ल्स एस्पिरेंट के रूम पर, जो कि मुखर्जी नगर के पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एरिया में रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं यूपीएससी की। साथ में वो कोचिंग भी कर रहे हैं, और उनका रूम कैसा है और क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वो किस तरीके से ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं ये इस वीडियो में शेयर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। एवरीवन, मेरा नाम आस्था ब्रिंडवाल है। आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आइए मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर कराती हूँ। ओके, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा जो रोज़ का डेली रूटीन है वो न्यूज़पेपर से शुरू होता है। तो मैं हिंदू पढ़ती हूँ, तो ये कुछ हिंदू रखे हुए हैं, और एज यू कैन सी दिस बोर्ड। तो इस बोर्ड पे मैं अपने डेली शेड्यूल लिखती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जैसे अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रही हूँ, तो इसमें इंडो यूएस रिलेशन है, इंडो रशिया रिलेशंस है। फिर मैं कोचिंग के ये रिवीजन करती हूँ, नोट्स वगैरह को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ, हिंदू और उसके एनालिसिस को देखती हूँ। तो इस तरीके से और आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप है, फिजिकल मैप है। तो वर्ल्ड मैप की रिक्वायरमेंट पड़ती है ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली, क्योंकि कभी भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यूपीएससी में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर माउंटेन्स है, रिवर्स है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो ये मैंने वर्ल्ड मैप लगा रखा है। इस रैक में मैंने बुक्स रखी। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए, और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या पीडीएफ के लिए, और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे, और तो और यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये जो नोट्स हैं ये मेरे कोचिंग के प्रोवाइडेड है, मैं कोचिंग कर रही हूँ। तो और ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारी, ये स्पेक्ट्रम जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मैंने कुछ नॉवेल्स भी रखी है, एल्केमिस्ट है, मुझे नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है। और भी नॉवेल्स है वो मेरे फ्रेंड्स ने बोरो कर रखा है। फिर शेखर बंदोपाध्याय की प्लाजी टू पार्टीशन है। फिर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। और ये हिस्ट्री की उपिंदर सिंह की बुक है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है, इसलिए मैंने उपिंदर सिंह की बुक रखी है। और ये कभी कभी मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए इंसाइक्लोपीडिया रखा हुआ है, वो पढ़ लेती हूँ। तो फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटीज़ रखी हुई हैं, ये भी कुछ एनसीईआरटीज़ हैं। और फिर ये तो मेरे कॉलेज के नोट्स है, तो ये यूपीएससी से रेलेवेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप भी ये तो पॉलिटिकल मैप है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाउंड्रीज वगैरह या पॉलिटी पढ़ रहे हो, किसी भी रेस्पेक्ट में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड होता है, और भी काफ़ी यूज़फुल होता है मैप वगैरह। और ये फिर वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप है, तो जैसे कि ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल है, तो इसमें भी आप जैसे सुएज कनाल इशू था, तो इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्क कर सकते हो लोकेशन इसकी। फिर मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी ऑफ चाइना है, और प्रोजेक्ट मौसम को मैंने हाईलाइट कर रखा है अभी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रही हूँ, तो ये उसी के रेस्पेक्ट में है। अब आप ये देख सकते हो कि ये प्रियम्बल है, तो आई गेस प्रियम्बल सबको याद होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमारा आइडेंटिटी है। तो प्रियम्बल है, और प्रियम्बल मुझे याद भी हो गया है। यहाँ पे रहते मैं इसको रोज़ रिवाइज करती हूँ, रोज़ एक बार रीड कर लेती हूँ, तो मुझे याद भी हो गया है। फिर ये मेरा टाइम टेबल है कि मुझे कितने बजे उठना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर मुझे लंच करना है, फिर मुझे नैप लेना है,
और फिर मुझे आंसर राइटिंग करना है, रिवीजन करना है, तो ये मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है। फिर इसके नीचे एक गवर्नेंस के लिए कि अगर ये आंसर राइटिंग में हेल्प करता है कि अगर आप कभी भी कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो पॉलिटी का, तो गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में ये जो शेड्यूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे भी मैंने लगा रखा है कि जैसे लिस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो अभी भी काफ़ी न्यूज़ में ये होते हैं, जैसे ज़ीरो हंगर नो पॉवर्टी, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, इसलिए मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे। और अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही थी तो यहाँ पे कमिटीज़ के बारे में थी कि जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, वो कमेटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर के प्रेसिडेंट थे, तो चेयरमैन थे। इस तरीके से ये जो कमिटीज़ हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं यूपीएससी के लिए, और एक बार की रीडिंग में याद नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टिक करके रखा है ताकि रोज़ रोज़ इसको पढ़ूंगी तो एक तरीके से मुझे याद हो जाएगा। ये मैंने यूपीएससी का सिलेबस पेस्ट कर रखा है। ऐसा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, राइट, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि क्या रिलेवेंट है क्या इररिलेवेंट है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है और वो क्या चीज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। आगे चलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली, इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं तो उनका, जैसे आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली तो आप रोज़ रोज़ बुक खोलकर तो पढ़ नहीं सकते हो कि हाँ कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है। तो एक तरीके से वो आर्टिकल्स है कि आर्टिकल 1 से लेके पूरे आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन्ड है कि कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है। और फिर ये वॉल है, यहाँ पे तो मैंने ऐसे कुछ मोटिवेशन के लिए लगा रखा है, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कोट्स है, और ये मैंने खुद लिखा है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन्स। तो ये मेरे रूम का टूर था। एक मैंने यहाँ पे कोट लगा रखा है, जान लगा दो या जाने दो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं तो डीमोटिवेटेड फील करते हैं या लेज़ी हो जाते हैं, लेज़ीनेस आती है। तो जब मैं इस कोट को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपने दो साल इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं पूरा जान लगा के करूँ। तो ये कोट उसी को सिग्निफाई कर रहा है कि जान लगा दो या जाने दो। तो दिस वॉज द टूर ऑफ माई रूम। ये मेरा स्टडी टेबल है और मैंने करेंटली ये बुक्स रखी हैं जो मैं उसको अभी पढ़ रही हूँ। तो मैं अपने नोट्स से शुरू करती हूँ। तो ये मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स हैं। अभी मैं करेंटली IR पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं बेसिकली, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। और मैं यहाँ से शुरू करती हूँ डिप्लोमेसी से, जैसे कि ये H1B वीज़ा इशू था, बेसिकली इंडो US रिलेशंस का पार्ट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी करेंटली न्यूज़ में था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी ऑफ चाइना के बारे में हमेशा आता है, तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं कि कौन से पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है, कौन से पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट मौसम और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी को डिनोट कर रहा है। फिर न्यूज़पेपर में हमेशा आर्टिकल्स निकलते रहते हैं, किसी भी कंट्री के रेस्पेक्ट में रिलेशन हमारे आते हैं। तो जैसे कि अभी ये बांग्लादेश पे आया था, अभी 3-4 दिन पहले जब मोदी जी विजिट किए थे, तो ये इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे में था। तो ये मैंने कट करके बांग्लादेश रिलेशन वाले चैप्टर में मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो ये मेरे IR के नोट्स हैं। और मैं अभी साथ में मेंस की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं आंसर्स लिखती हूँ। तो जैसे कि WTO के बारे में हमेशा आता है कि WTO के क्या इश्यूज़ हैं, तो ये मैंने उस पर एक आंसर लिखा हुआ था। फिर हमेशा एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं एशियन एलिफेंट के बारे में, तो ये मैंने उस पर एक आंसर प्रैक्टिस किया हुआ था। ये उसके हैं। तो अभी आंसर तो मैंने इस नोटबुक में 2 ही लिखा हुआ है, और भी हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये मैंने डायरी बना रखी है, इसमें मैं अपना वीकली शेड्यूल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरा जो डेली शेड्यूल होता है वो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। और मुझे मैं जो हफ्ते में पढ़ लेती हूँ उसको मैं संडे टू संडे रिवीजन करती हूँ। तो ये मार्च 7 का है, तो मुझे जो पढ़ना था, रिवीजन करना था, वो मैंने लिख रखा है। फिर नेक्स्ट वीक का है, नेक्स्ट संडे का, तो मैंने जो पूरे हफ्ते भर में पढ़ा था उसके रिवीजन के लिए मैंने लिख रखा है 21 मार्च का। और ये मार्च वीक का पूरा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी मैं करेंटली पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको पॉलिटी दिखाती हूँ। तो जैसे मैं पढ़ती हूँ तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो अभी मैं उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये मैंने कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट उसे हाईलाइट कर रखा है। आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या? मेरा नाम आस्था बरनवाल है और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो 10th तक की मेरी जो एजुकेशन है वो आजमगढ़ से हुई है। उसके बाद 11th-12th मैंने बनारस से किया, सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गई। तो अभी मैं हंसराज कॉलेज में हूँ और मैं BA प्रोग्राम परस्यू कर रही हूँ विद इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो अभी तक मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना ही रहा है।
ओके, सो आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अगर बात करें तो जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी तो मेरे स्कूल में प्रिंसिपल के भाई थे, उन्होंने स्टेट पीसीएस क्लियर किया था। तो उन्हें जिस लेवल का रेस्पेक्ट मिलता था और जो उनके पास पावर थी, तो उसे देख के लगता था कि हाँ, ये इस जॉब में कुछ तो है। तो फिर वो जब आते थे, स्कूल विजिट करते थे, वो अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताते थे कि इस जॉब के थ्रू आप कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो पहला तो ये फैक्टर था। तो मैंने क्लास 8 में डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईएएस बनना है। फिर जब मैं कॉलेज आई तो कॉलेज में मैंने कुछ सोसाइटीज़ ज्वाइन कर रखी है। तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में एनएसएस ज्वाइन किया था, तो उसमें हम अनप्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते थे कॉलेज में ही आवर क्लासेस। और फिर मैं एक सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, तो उसमें जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनके लिए आंसर लिखते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें थी, इन्हें देख के लगा कि हाँ, अगर हम ब्यूरोक्रेट्स से होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, तो अगर मैं ब्यूरोक्रेट बनती हूँ तो मैं हाँ, इन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ और मैं सच में करना चाहती हूँ। जी, ओके, सो अगर हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको कितना सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैं अपने घर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था तो मेरा मानना, मतलब मेरे वहाँ जो टीचर वगैरह थे कह रहे थे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो आप आईएएस पक्का बन जाओगे। तो क्या ये फैक्ट सही है? मैं कह सकती हूँ पार्शियली ट्रू है, लेकिन ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। तो वैसे तो जब मुझे दिल्ली आना था तो बीइंग अ गर्ल थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि घर वाले थोड़ा कंसर्न होते हैं कि दिल्ली सेफ़ नहीं है। तो लेकिन थोड़ा चैलेंज हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन घर वालों को कन्विंस किया, दिल्ली आई। तो जब दिल्ली आई तो मैंने ये यहाँ पे नोटिस किया है कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक्सपोजर भी काफ़ी सारे हैं। कॉलेजेस में सोसाइटीज़ हैं, तो जैसे डिबेटिंग सोसाइटीज़ है, क्विजिंग सोसाइटीज़ है और डांसिंग सोसाइटीज़ है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके एजुकेशन के साथ साथ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी आपको कंट्रीब्यूट करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं एनएसएस में थी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में हूँ, और इसके अलावा मैंने क्विजिंग सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी। तो मैं अलग अलग कॉलेजेस में विजिट करती थी क्विज कॉम्पिटिशन्स में। तो इससे बहुत आइडिया मिलता है कि आपका नॉलेज भी एनहेंस होता है और आपको बहुत सारा आइडिया भी मिलता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो इस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ओके गाइस, सो मैं भी हंसराज कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ इस ईयर, और हंसराज कॉलेज ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है मेरे पर्सनालिटी पर, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज़ थी, मैं मैक्सिमम सोसाइटी का पार्ट था। तो मैंने अलग अलग सोसाइटीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है। और सोसाइटीज़ वो होती हैं गाइस, जैसे कि आपका पर्टिकुलर किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, मान लो आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो कॉलेज में ऐसी सोसाइटी होंगी जहाँ पर पुअर फैमिली के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको आप पढ़ा सकते हो। या फिर आपको डांस में इंटरेस्ट है या फैशन सोसाइटी में, जो भी है, तो ये सब सोसाइटीज़ होती है। ओके, सो अगर हम बात करें कि आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कितना बेनिफिशियल है? फ्रेंड्स की बात करें तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, सेलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा जब मैं 12th में थी तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो कॉमर्स से मैंने आर्ट में स्विच किया। तो शुरुआत में प्रॉब्लम आई थी हिस्ट्री वगैरह पढ़ने में, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो जैसे अगर मुझे कभी साइंस में प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे हेल्प लेती हूँ, और मैं खुद अगर उन्हें आर्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको हेल्प करती हूँ। इस तरह। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या पीडीएफ के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे, और तो और यहां पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तरीके से तो, और जैसे कभी हम हैंग आउट भी कर रहे हैं साथ में, तो कभी चाय पीने जा रहे हैं साथ में, तो फिर वहाँ पे भी हम बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो हेल्दी डिस्कशन होता है। तो फ्रेंड सर्कल भी मेरा काफ़ी हेल्प करता है मेरे स्टडीज़ में। ओके, सो आपने कॉलेज के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, क्योंकि हंसराज वगैरह में तो आपको रेगुलर कॉलेज करना होता है। कॉलेज अभी तो मैं कोचिंग, अभी मेरा 1 महीने पहले शुरू हुआ है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं 3rd ईयर के स्टार्टिंग में कोचिंग लेने वाली थी, लेकिन सिंस ड्यू टू कोविड पैंडमिक, राइट, तो
वो तो नहीं हो पाया। तो मेरी कोचिंग अभी मार्च से शुरू हुई है, तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं ईजिली मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो कोचिंग होती है वो शाम में 5 to 8 होती है। अगर हम बात करें जब फर्स्ट ईयर था तो आपने कितना टाइम यूपीएससी के लिए दिया, या फिर फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी टाइम आपने यूपीएससी को नहीं दिया? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने पहले 2 साल एक्सप्लोर किया है। तो कॉलेज में, हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी है हंसराज में, निष्ठा सिविल सर्विसेज Yes. सोसाइटी है, आप हंसराज से तो आप Yes, जानते जी। होंगे। तो उसमें क्या होता था कि वो लोग सेमिनार्स कंडक्ट कराते थे, आईएएस ऑफिसर्स आते थे, और तो मैंने सेमिनार्स विजिट किए हैं, लोगों को सुना है, आईएएस ऑफिसर्स को सुना है, अपने सीनियर्स से हेल्प ली है कि आप कैसे, उनकी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश की है, उनसे गाइडेंस लिया है। तो फर्स्ट ईयर में तो यूपीएससी में ऐसा मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, हाँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत राज्यसभा टीवी के जो वीडियोज़ हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं वो देख लेती थी, या थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेती थी, लेकिन ऐसा मैंने कोई प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी। मैं बस लोगों का गाइडेंस लेती थी, आईएएस ऑफिसर्स को सुनती थी, और वो अपने स्ट्रेटेजी शेयर करते, उन्हें बस फॉलो कर रही थी। फिर सेकेंड ईयर में मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, हिंदू पढ़ना शुरू किया, और थर्ड ईयर में मैं कोचिंग लेने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक और घर पे चली गई, तो वो थोड़ा 1 साल जो था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई में। लेकिन मैं दिल्ली वापस दिसंबर में आ गई थी, तो दिसंबर से मेरी फिर पढ़ाई शुरू हो गई है। तो एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं हिंदू रेगुलरली पढ़ रही हूँ। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड, मेरी स्मॉल फैमिली है, मम्मी पापा, मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो अभी तो मैं बाहर पढ़ने निकली हूँ, और वो तो अभी वहीं पे पढ़ रहे हैं, उनकी स्कूलिंग हो रही है। मेरी बहन भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। तो हाँ, ओवरऑल मतलब आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर की जनरल स्टोर की शॉप है। ओके, सो आपको दिल्ली में करीब 3 साल होने वाला है, तो सेफ्टी के मामले में देखा जाए और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और या फिर दिल्ली में? सेफ तो मेरा मानना है कि कोई भी प्लेस नहीं है गर्ल्स के लिए आजकल। अगर आप अपने होम टाउन में भी हो तो शायद वो भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो सेफ्टी आप पे खुद पर डिपेंड करता है कि आप मतलब आप ऐसे प्रोटोकॉल्स तो ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत ही पैट्रियार्क साउंड कर रहा है। yes. तो हाँ, लेकिन सेफ्टी का आप खुद ध्यान रखो कि आप जब निकल रहे हो रात में, अगर आपको कोई काम है तो अपने साथ आप सेफ्टी इक्विपमेंट रखो, पेपर स्प्रे वगैरह रखो। और हाँ, आपको अगर पता है कि ये लोकेलिटी है थोड़ी वो सेफ़ नहीं, आप वहाँ पे जाना अवॉइड करो। वैसे तो मैं 3 साल से, तो ऐसा मैंने कोई इशू फेस नहीं किया है। आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी सेफ एरिया है, और मे बी ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर भी, क्योंकि स्टूडेंट्स एरिया तो ऐसा यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ओके, सो अभी आप अपनी स्ट्रेटजी को क्या लेके चल रहे हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 2 इयर्स तो ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन अब आप किस तरीके से कर रहे हो? स्ट्रेटजी मेरी ये है कि मेरा अपीयरिंग होगा वो 2023 में है। तो मेरी कोचिंग शुरू हो गई, मार्च में मैंने कोचिंग लेना शुरू कर दिया, और मेरा बेस हो गया है क्योंकि मैं दिसंबर में हूँ, तो 4 महीने मैंने एनसीईआरटी फिनिश कर दी है। तो मेरा 10 महीने एनसीईआरटी, ओके। तो एनसीईआरटी को आपने किस तरीके से किया, मतलब कितने टाइम में? आपने 4 मंथ बताया, किस तरीके से किया? मतलब एनसीईआरटीज़ मैंने पॉलिटी से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे पॉलिटी में बिल्कुल आइडिया नहीं था, और ग्रेजुएशन में भी मेरे पास इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है। तो पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो पॉलिटी 6 से लेकर 12 तक की पूरी पढ़ डाली। फिर हिस्ट्री ख़त्म किया, ज्योग्राफी ख़त्म किया। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा यही रहा, और उसको फिर अगर टाइम जो मेरे पास उसको ख़त्म करने के बाद बचा था, उसमें मैंने रिवीजन किया है। ओके, आगे और अदर सब्जेक्ट की कैसे स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो? तो अभी तो जैसे मैं कोचिंग में मेरे जो चल रहा है टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो कोचिंग में मुझे पढ़ाया जाता है 3 घंटे की क्लास में, मैं आती हूँ, उसको रिवीजन करती हूँ, पूरा रिवाइज करके, जो भी जैसे करेंट है, जैसे कि अभी मैं इंडो यूएस रिलेशन के बारे में पढ़ रही हूँ, तो उसमें कैट्सा है, बेका वगैरह एग्रीमेंट के बारे में, तो ये न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो मैं उसको फिर न्यूज़पेपर से उसको कनेक्ट करके पढ़ती हूँ, और उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, तो क्योंकि मेरा साइंस का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करती हूँ। इसके अलावा मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, लक्ष्मीकांत से बेसिक अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया मैंने। और फिर मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ, और फिर मैं आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रही हूँ साथ में। ओके, सो कोचिंग वगैरह कितना ज़रूरी है अगर देखा जाए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? कल को आप तो अफोर्ड कर सकते हो, बट अदर्स स्टूडेंट्स या गर्ल्स एस्पिरेंट जो भी है नहीं कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से, क्या ज़रूरी है यूपीएससी के लिए कोचिंग आपके? मेरे अकॉर्डिंग तो है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड, मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करेंट इश्यूज़, और तो एथिक्स वगैरह। तो कोचिंग क्या करता है कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, हमें बताता है कि मतलब एक तरीके से स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है कि हमें क्या पढ़ना है, आंसर कैसे लिखना है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि अगर हम नॉन रेलिवेंट टॉपिक हैं, इररिलेवेंट टॉपिक्स पे अगर हम ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं और हमारे रिलेवेंट टॉपिक से वो छूट जाते हैं, तो वो हमारे लिए एग्जाम में फ्रूटफुल नहीं होता है। तो कोचिंग जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो
तो आजकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, उनकी हेल्प से आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? मेरा टाइम टेबल है कि मैं मॉर्निंग में 8:30 उठती हूँ, तो फिर मैं फ्रेश वगैरह होकर फ्रूट्स खा के पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो 2 घंटे पढ़ती हूँ। तो मैं 9 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो 11 बजे 12 बजे तक पढ़ती हूँ। तो एक्चुअली मैं खाना अपना खुद बनाती हूँ, तो 12 बजे अगर मैं पढ़ के उठती हूँ फिर खाना बनाती हूँ, तो 1 घंटा मुझे लगता है ओवरऑल, इससे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा लगता है। तो 1-1.5 घंटे में खाना खा के रेस्ट वेस्ट करके मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो 1:30 बजे से अगर मैं अपनी फिर स्टडी कंटिन्यू करती हूँ तो फिर मैं 3 बजे 4 बजे तक पढ़ती हूँ। फिर मेरी कोचिंग की टाइमिंग 5 बजे है, तो मैं 4 बजे यहाँ से निकल जाती हूँ। फिर कोचिंग से फिर मैं 8 बजे वापस लौटती हूँ। 8 बजे तक कोचिंग होती है, तो 8:30 बजे तक लौटती हूँ वापस। फिर खाना वगैरह खा के आराम करके फिर 10 बजे से पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो फिर मैं रात के 1 बजे तक पढ़ती हूँ। जी, ओके। अगर हम आपके बजट की बात करें तो आपका बजट कितना पड़ जाता है? मेरा बजट 8,000 के अराउंड पड़ता है। मेरे रूम का रेंट 4500 है और मैं खाना खुद बनाती हूँ, तो इकोनॉमिकल हो जाता है थोड़ा सा। सो अगर खाना बनाने में प्रॉब्लम्स को देखें तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिर कैसे? एक्चुअली मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रहा है कभी से, क्योंकि खाना बनाना, कुकिंग इज़ माई हॉबी, शुरू से रहा है। मुझे जब मैं घर पे भी थी तो नए नए डिशेस ट्राई करती थी, बनाती थी। तो एक तरीके से आप इंसान क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते एक बहुत मतलब मोनोटोनस हो जाता है ना। तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपकी जो हॉबी है आप उसे ज़रूर परसू करें। तो जैसे कुकिंग मेरी हॉबी है, तो मैं आधे घंटे 1 घंटे कुकिंग भी कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ खाना वगैरह। तो एक तरीके से मैं हेल्दी खाती भी हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ होगा तभी आप पढ़ाई कर सकते हो, और तो हेल्थ के लिए आपको अच्छा खाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो बाहर रहते हैं तो उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता। और मैं 5 साल से बाहर हूँ, तो ये चीज़ मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से। ओके, सो कल को जब आप IAS ऑफिसर बनोगे तो क्या डेवलपमेंट या किस फील्ड में आप वर्क करना चाहोगे? वैसे तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी, मैं तो उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मैं कॉलेज में थी, मैं अनप्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती थी। छोटे छोटे बच्चे आते थे कॉलेज में पढ़ने 6-7 क्लास के, तो वो प्रॉब्लम जो फेस करते थे कि उनकी स्टडी में क्या हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, फैमिली में इनकम की जो लैकिंग है उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, सोसाइटी में उन्हें क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि अगर वो लोग अगर कभी बाहर निकले तो उनके लिए कितना रिस्की है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी उनके साथ गलत हो सकता है। तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करने की ज़रूरत है कि जिससे वो भी ईजिली एक्सेसिबल हो उनके लिए बाहर निकलना। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं नोटिस करती हूँ, तो मुझे फील होता है कि अच्छा, अगर मैं बन गई तो मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगी। एक्चुअली आपके कहने का मतलब आप एजुकेशन फील्ड पे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे, बिल्कुल। और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ बहुत पैट्रियार्क सोसाइटी है। तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत फ्रैंक कि उन्होंने मुझे दिल्ली पढ़ने भेज दिया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी बोलते हैं कि BA करना था तो दिल्ली क्यों भेजा, लड़की को पढ़ा के क्या करोगे। और बीइंग अ गर्ल, और मुझे लगता है कि बहुत मोस्टली गर्ल्स ये फेस करती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे मना नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बनूंगी तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मैं फोकस करूँगी कि विमेन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है आजकल, विमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है। ओके, आपकी तरह कुछ गर्ल्स होंगी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते होंगे या फिर UPSC की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो दिल्ली आना चाहती है तो मैं समझ सकती हूँ उनके लिए एक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है दिल्ली जैसे शहर में भेजने के लिए, स्पेशली गर्ल्स को। तो लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट एरिया में रिसाइड कर रहे हो जहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो ये सेफ़ है, यहाँ पे सेफ्टी का ऐसा कोई इशू नहीं है। और रही बात तो अगर आप दिल्ली आके पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं आ पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा समझो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन अगर आपने इसको अभी फेस कर लिया, स्ट्रगल को अभी अपने आप फेस कर लिया, तो आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होगी। तो जैसे कि मैं 12th में थी तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे, तो मुझे ऑपरेशन वगैरह भी कराना पड़ा था। तो लेकिन मैंने 3 महीने की पढ़ाई में मेरे अच्छे स्कोर आए थे, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। तो जो कि मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे लगा कि मैं गिव अप कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम मैंने गिव अप नहीं किया और आज मैं दिल्ली में हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी भी गिव अप मत करो। तो एक कोट भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इस पर लिखा है जान लगा दो या जाने दो। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो उसमें पूरा आप दिलो जान लगा दो, वरना फिर आप छोड़ दो, मत करो। क्योंकि अगर आप 60-70% करने से कोई मतलब नहीं, आप इतना एफर्ट भी लगा रहे हो और एट द एंड अगर आपके एफर्ट की कमी की वजह से वो नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना 100% एफर्ट दो, और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं भी अपना 100% एफर्ट देती हूँ तो शायद मैं क्रैक कर पाऊँ। ओके, सो ऐसा कोई यूनिक आप काम करते हो जो अदर UPSC एस्पिरेंट से अलग हो तो वो शेयर कर सकते हो?
यूनिक इन अ वे मैं तो क्योंकि अदर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं आई डोंट नो, बट यूनिक की अगर बात करें तो हाँ, मेरा जो टाइम टेबल है मैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि कुकिंग के साथ स्टडी करना बहुत लोगों को चैलेंज लगता है, तो इट इज़ अ यूनिक थिंग फॉर मी, बट in a way it is not challenging for me, it is really interesting. ओके, थैंक यू। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि दिल्ली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं गर्ल्स के साथ, और साथ में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के करने के साथ किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं। उन्होंने अपना बजट भी बताया, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में रहते हैं जो कि आपका मुखर्जी नगर के पास पड़ता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या पीडीएफ के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे, और तो और यहां पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।